नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण के बारे में। और पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रिया विशेषण क्या है, इसका महत्व क्या है, यानी ये क्या काम करते हैं और कोई क्रिया विशेषण क्रिया की किन किन विशेषताओं के बारे में बताता है। इन सब पर हम बात कर चुके हैं। इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्रिया विशेषण है इनको 3 अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। यानी क्रिया विशेषण 3 अलग अलग आधारों पर अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। इनमें हमारा पहला आधार था रूप का आधार, दूसरा था प्रयोग का आधार और तीसरा था अर्थ का आधार। तो हम जो पहला आधार था रूप का आधार, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। यानी मैंने आपको पढ़ाया था कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के टोटल 3 भाग हैं, यानी 3 भेद हैं। पहला मूल क्रिया विशेषण, दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा है आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। इसमें हमने मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब बचा हुआ था स्थानीय क्रिया विशेषण। इसमें हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि स्थानीय क्रिया विशेषण क्या होते हैं। आपसे हद से हद ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हैं या कौन से नहीं हैं। तो आप इन तीनों का सिर्फ नाम याद रखिए कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं: मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे आधार की, यानी प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषणों के बारे में। अगर हम बात करें प्रयोग के आधार पर, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण टोटल 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला है आपका साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें साधारण क्रिया विशेषण की, तो साधारण क्रिया विशेषण को आप कुछ कुछ मूल क्रिया विशेषण की तरह पढ़ सकते हैं। यानी साधारण क्रिया विशेषण वे होते हैं जो मूल रूप में प्रयोग हो तथा वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो। यानी एक तो ये बिल्कुल मूल क्रिया विशेषण की तरह बिल्कुल स्वतंत्र प्रयोग होते हैं। यानी इनमें ना तो किसी तरह का उपसर्ग जुड़ता है और ना ही प्रत्यय और ना ही कोई दूसरा शब्द जुड़ता है। यानी ये अकेले प्रयोग होते हैं और क्रिया की पूर्णता विशेषता बताते हैं, पहली चीज। और दूसरी बात क्या कि ये सिर्फ एक साधारण वाक्य में प्रयोग होते हैं, यानी इनमें 2 उपवाक्य नहीं जुड़े रहते। यानी इनका किसी भी उपवाक्य से संबंध नहीं होता है। इन दोनों लाइनों को आप याद रखेंगे। कई बार यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साधारण क्रिया विशेषण क्या होते हैं, या साधारण क्रिया विशेषण का संबंध है वो उपवाक्य से होता है या नहीं होता है। तो आप इनको याद रखेंगे। जो हमारे साधारण क्रिया विशेषण है, इनमें आपके यहां, वहां, इधर, उधर, कब, जल्दी, हमेशा, इस तरीके के शब्द आते हैं। यानी टोटल बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने मूल क्रिया विशेषण में पढ़ा हुआ है। अगर आप इसके उदाहरण देखेंगे तो देखिए, आप इधर आइए, क्रिया हो रही है आने की, आइए। और ये जो आइए शब्द की विशेषता है वो है इधर। यानी आने की जो विशेषता है वो बताया जा रहा है कि आप इधर आइए। तो ये आइए क्रिया की विशेषता इधर शब्द बता रहा है। और ये इधर भी एक तो ना तो इसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ा है और ना ही इसमें कोई दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद ये इस आइए शब्द के लिए क्रिया की पूर्णता विशेषता बता रहा है। और दूसरी चीज क्या कि इसमें कोई दूसरा उपवाक्य भी नहीं जुड़ा, ये साधारण एक अकेला वाक्य है। उसी तरीके से तुम जल्दी भोजन करो, क्रिया है भोजन करने की, और इस भोजन करने की विशेषता यह है कि जल्दी, यानी जल्दी इस क्रिया को कर लो। तो ये जल्दी शब्द इस विशेषता है। और यहां भी इस जल्दी शब्द में कोई प्रत्यय या उपसर्ग नहीं जुड़ा और ना ही इसमें एक से अधिक उपवाक्य हैं। उसी तरीके से वह कहां चला गया, चला गया, क्रिया क्या है, चला गया। और इसकी विशेषता यह है कि कहां, यानी ये क्रिया कहां हुई, ये विशेषता है। ये जो कहां शब्द है ये क्रिया की विशेषता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। और ये कहां शब्द में भी ना तो कोई उपसर्ग है, ना प्रत्यय और ना कोई दूसरा शब्द। और ये वाक्य भी बिल्कुल साधारण है, यानी इसमें 2 उपवाक्य नहीं है। उसी तरीके से आपका जो तीसरा उदाहरण है, रमेश को मत सताओ, क्रिया है सताने की
और इसकी विशेषता है कि मत सतहो। मत इस क्रिया की विशेषता है, यानी क्रिया विशेषण है। आपको याद हो तो पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो स्वीकृति बोधक शब्द होते हैं या जो निषेधात्मक शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, यानी जो क्रिया के बारे में स्वीकृति दें या क्रिया को मना करें या इनकार करें क्रिया होने से, वे भी आपके क्रिया विशेषण होते हैं। तो यहाँ मत शब्द आपका क्रिया विशेषण है। तो ये तो था आपका साधारण क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं संयोजक क्रिया विशेषण की। संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है कि वे क्रिया विशेषण जो उपवाक्य के रूप में प्रयोग होते हैं वे संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं कि ऐसे क्रिया विशेषण जहां पर संयोजन हुआ हो, यानी योग हुआ हो। तो जहां साधारण क्रिया विशेषण में केवल एक स्वतंत्र शब्द प्रयोग होता था विशेषता बताने के लिए और टोटल एक ही उपवाक्य होता था, यानी टोटल एक साधारण वाक्य होता था, वही संयोजक क्रिया विशेषण में एक से अधिक वाक्य जुड़े होंगे, यानी कम से कम 2 उपवाक्य जुड़ करके एक पूरा वाक्य बनाएंगे। यानी यहां पर जब आप साधारण में आपने पढ़ा था कि इनका उपवाक्य से संबंध नहीं होता, लेकिन संयोजक क्रिया विशेषण में संयोजक क्रिया विशेषण का संबंध उपवाक्य से होता है। आप इसको भी लिख सकते हैं, जैसे जहां अभी गाड़ियां चलती हैं वहां कभी जानवर चलते थे। यहां 2 उपवाक्य हैं। पहला उपवाक्य है जहां कभी गाड़ियां चलती थी, एक उपवाक्य है ये वाला आपका, और दूसरा है वहां अभी जानवर चलते हैं। तो पहली चीज हो गई कि वे क्रिया विशेषण जहां उपवाक्य के रूप में प्रयोग होते हैं, यहाँ यानी यहाँ 2 उपवाक्य हैं, तो ये संयोजक है। और दूसरी चीज, ये जो आपकी क्रिया विशेषण है, क्रिया है गाड़ियां चलने की, तो गाड़ियां चलने की विशेषता क्या है कि जहां अभी गाड़ियां चलती हैं, यानी अभी चल रही हैं। क्रिया होने की विशेषता ये है कि वो अभी हो रही है, यानी ये जो अभी शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण है। उसके बाद अगर दूसरा उपवाक्य देखें तो वहां कभी जानवर चरते थे, यानी जानवर का जो चरने वाली क्रिया है, इस चरने की विशेषता है कि कभी चरते थे, यानी यहां पर ये आपका क्रिया विशेषण है। तो चूंकि 2 अलग अलग उपवाक्य प्रयोग होकर के किसी एक वाक्य की विशेषता बता रहे हैं, किसी एक क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहां पर संयोजक क्रिया विशेषण होगा। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसा गुरु पढ़ाएगा वैसा शिष्य पढ़ेगा। यहां भी आपके 2 उपवाक्य हैं, एक है जैसा गुरु पढ़ाएगा ये वाला, और दूसरा है वैसा शिष्य पढ़ेगा। तो क्योंकि 2 उपवाक्य प्रयोग हो गए, इसलिए यहां पर जो क्रिया विशेषण होगा वो संयोजक क्रिया विशेषण होगा। तो यहां क्रिया विशेषण क्या है कि गुरु पढ़ाएगा, क्रिया हो रही है पढ़ाने की, इसलिए, और इस पढ़ाने की विशेषता क्या है कि जैसा पढ़ाएगा, यानी जैसी क्रिया की जाएगी गुरु के द्वारा वैसी ही क्रिया की जाएगी शिष्य के द्वारा, यानी जैसा गुरु पढ़ाएगा वैसा शिष्य पढ़ेगा। तो यहां जैसा और यहां पर ये वैसा, ये दोनों शब्द आपके संयोजक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्योंकि ये दोनों जैसा और वैसा और ऊपर अभी और कभी, ये सभी शब्द मिल करके किसी एक कंप्लीट वाक्य की विशेषता बताते थे, कंप्लीट क्रिया की विशेषता बताते थे। उसी तरीके से जो आप खाएंगे वही मैं भी खाऊंगा, एक उपवाक्य है जो आप खाएंगे और दूसरा उपवाक्य है वही मैं भी खाऊंगा। 2 उपवाक्य आ गए, यानी यहां पर जो क्रिया विशेषण होगा वो संयोजक होगा। तो यहां क्रिया हो रही है खाने की, जो आप खाएंगे। तो इस क्रिया की विशेषता क्या है कि जो क्रिया आप करेंगे, यानी यहां पर जो शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण है, और दूसरे उपवाक्य में वही शब्द जो है ये भी क्रिया विशेषण है, यानी जो क्रिया आपके द्वारा की जाएगी वही मेरे द्वारा की जाएगी, कुछ इस तरह का भाव है। तो जो, वही, जैसा, वैसा, अभी, कभी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वे आपके संयोजक क्रिया विशेषण होते हैं।
संयोजक क्रिया विशेषण को आप बहुत आराम से पहचान सकते हैं। सिर्फ दो चीजें याद रखिए, एक तो इसमें कम से कम दो उपवाक्य जुड़े होते हैं, और दूसरी चीज जो आपके क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं वो एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि शब्द युग्म की तरह होते हैं। अभी, कभी, जैसा, वैसा, जो, वही, जो आप करेंगे वही मैं भी करूंगा। उसके बाद जो आपका तीसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण का, जो तीसरा प्रकार है वो है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या होता है कि वे क्रिया विशेषण जो निश्चय यानी अवधारणा व्यक्त करते हैं वे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसा कोई भी शब्द जो किसी क्रिया के बारे में कोई निश्चय कर रहा हो या कोई अवधारणा बना रहा हो, वहां पर अनुबद्ध क्रिया विशेषण होगी। जैसे अगर हम बात करें कि मैंने उसे देखा तक नहीं, तो यहां जो क्रिया हो रही है देखने की, लेकिन यहां एक अवधारणा, एक निश्चय किया जा रहा है कि मैंने उसे देखा तक नहीं। तो यहां पर जो क्रिया की विशेषता है, किसको देखा जाए, उसको, यानी उसे देखा तक नहीं। तो जो ये उसे शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, वो भी अनुबद्ध क्रिया विशेषण। उसके बाद आपका अगला उदाहरण है कि आपके आने भर की देर है। यहाँ क्रिया क्या हो रही है, आने की, यानी यहाँ एक निश्चय किया जा रहा है, एक अवधारणा बनाई जा रही है कि आपके सिर्फ आने की देर है, मेरी तरफ से जो होना है वो बिल्कुल तैयार है, यानी मैं एकदम तैयार हूं, आपके आने की देर है, यानी आप अपने आने की क्रिया कीजिए, मेरी तरफ से तैयारी पूरी है। तो ये एक अवधारणा है, ये एक निश्चय है, इसलिए इसमें जो क्रिया है वो है आपकी अनुबद्ध क्रिया, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ये जो आपके भर की देर है। उसके बाद तीसरा उदाहरण है यदि वह पढ़ेगा तो पास होगा। यहां पर जो क्रिया है पढ़ने की और दूसरी है पास होने की, तो यहां पर भी एक अवधारणा बनाई जा रही है कि यदि वो पढ़ेगा तो पास होगा, यानी वो पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। तो यहां भी आपकी हो जाएगी अनुबद्ध क्रिया विशेषण। यानी ये जो पास होने की क्रिया है इसकी विशेषता है कि वो पढ़ेगा, पढ़ेगा तभी पास होगा, तो पढ़ेगा में आपकी क्रिया हो जाएगी अनुबद्ध। उसके बाद तीसरा उदाहरण है कि वह दिन रात चलकर भी नहीं पहुंचा। यहां क्रिया हो रही है पहुंचने की, और इस क्रिया की विशेषता क्या है कि वो नहीं हुई, यानी वो नहीं पहुंचा। लेकिन अगर यहां आप देखेंगे कि एक अवधारणा बनाई गई कि वो दिन रात चलकर भी नहीं पहुंचा, यानी उसने जो चलने की क्रिया थी वो की, उसके बावजूद वो नहीं पहुंचा, तो यहां भी आपकी अनुबद्ध क्रिया विशेषण हो जाएगी। ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से कभी भी आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। ज्यादातर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण की, इसलिए आप यहाँ के बारे में बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि क्रिया विशेषण को तीन आधारों पर बांटा गया है, रूप, प्रयोग और अर्थ। रूप के आधार पर कुल तीन भेद हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर भी तीन प्रकार हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। इतना याद रखिए काफी है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये तीसरा भेद, यानी अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। यहां पर आप दो चीजें याद रखेंगे। अगर कभी पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो आप जवाब देंगे 4 भेद। लेकिन अगर कभी सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो भी आप सिर्फ 4 भेद ही बताएंगे, क्योंकि जो ये अर्थ के आधार पर 4 भेद हैं, इन्हीं को क्रिया विशेषण के मुख्य भागों में स्थान दिया गया है। यानी क्रिया विशेषण के मुख्यतः यही 4 भेद माने गए हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पीछे आपने जो चीजें पढ़ी हैं उनमें आप सिर्फ इतना याद रखिए कि किन किन आधारों पर बटे हैं और किस आधार पर कितने भेद हैं, बस। इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है कि अर्थ के आधार पर टोटल 4 प्रकार हैं। एक है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, उसके बाद है तीसरा रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। तो अगर हम बात करें स्थानवाचक क्रिया विशेषण की, तो ये क्या होते हैं? बिल्कुल साधारण सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण
यानी ऐसे क्रिया विशेषण जो स्थान के बारे में बताते हों वे आपके स्थानवाचक हैं। यानी किसी स्थान, स्थिति या फिर दिशा के बारे में बताते हों वे आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। जैसे बालक विद्यालय जा रहा है, क्रिया हो रही है जाने की, और इसकी विशेषता क्या है कि बालक कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। तो इसलिए जो विद्यालय शब्द है इसमें ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहां आप थोड़ी सी एक बात ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। जो हमारा स्थान है वो एक संज्ञा होती है और संज्ञा आपका एक विकारी शब्द है। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि जो विद्यालय शब्द है यानी जो स्थान है वो क्रिया विशेषण है, जबकि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कोई शब्द विकारी और अविकारी दोनों कैसे हो सकते हैं? आप यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि जो स्थान है वह आपके अधिकरण कारक होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विकारी होते हैं लेकिन जब वो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो वो अविकारी हो जाते हैं, जबकि कुछ अविकारी शब्द होते हैं जबकि वो प्रयोग होने के बाद, किसी वाक्य में प्रयोग होने के बाद विकारी हो जाते हैं। उसी तरीके से स्थान भी है। वैसे तो स्थान आपका विकारी शब्द है क्योंकि ये संज्ञा है, लेकिन अगर आप इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे बालक विद्यालय जा रहा है, विद्यालय पुल्लिंग है और एक वचन है, बालक पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए शब्द प्रयोग हुआ विद्यालय। मान लीजिए इसी को स्त्रीलिंग कर दिया जाए, बालिका विद्यालय जा रही है, तो भी जो विद्यालय शब्द है ये विद्यालय ही रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। या फिर इसी को कर दिया जाए कि वे लोग विद्यालय जा रहे हैं, तो भी विद्यालय शब्द नहीं बदलेगा। यानी ये लिंग वचन के आधार पर या काल के आधार पर नहीं बदलते। तो चूंकि ये प्रयोग वाक्य में प्रयोग होने के बाद इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए यहां पर इन्हें अविकारी मान लिया गया है वाक्य में प्रयोग के बाद। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो स्थानवाचक शब्द है वो अविकारी शब्द माने गए हैं अगर क्रिया विशेषण के बारे में पूछा जाए तो। और दूसरी चीज, आप एक और चीज ध्यान दे लीजिए कि जो हमारे अधिकरण कारक है वो आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, और जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वही आपके अधिकरण कारक होते हैं। तो यहां पर विद्यालय शब्द आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, वो स्थानवाचक। दूसरा है वे उत्तर की ओर गए हैं, क्रिया हुई है जाने की, लेकिन जाने की क्रिया किस तरफ हुई है, उत्तर की ओर। यानी जो उत्तर शब्द है ये एक दिशा सूचक है। तो उत्तर शब्द आपका दिशा सूचक शब्द हो गया। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई स्थान, स्थिति या फिर दिशा बताने वाले जो शब्द हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इसमें अगर बात की जाए स्थिति या फिर दिशा की, तो स्थिति या फिर स्थान की, तो इसमें यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, निकट, बीच, इस तरह के जो शब्द हैं, जिन शब्दों से आपको ये पता चलता हो कि यहाँ शायद किसी न किसी स्थिति या स्थान की बात हो रही है, वे आपके हो जाएंगे स्थिति या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद बात की जाए अगर दिशा की, तो दिशा में जैसे इधर, उधर, दाएं, बाएं, पूरब, पश्चिम या और भी जो दिशाएं हैं ये होती हैं आपके दिशा सूचक। उसके बाद है आपका दूसरा भेद, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का दूसरा भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्या होता है? ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के समय के बारे में बताएं, यानी क्रिया कब हुई, वे आप समय बताने वाले जो शब्द हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपका अब, तब, कल, आज, अभी, तुरंत, या फिर किसी दिन या तारीख का नाम, सोमवार, मंगलवार, 1 तारीख या 2 तारीख, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके कालवाचक में आते हैं। ये कालवाचक क्रिया विशेषण भी 3 भागों में बटे हुए हैं। इनमें सबसे पहला होता है समयवाचक। समयवाचक यानी जो आपके समय के बारे में बताए, यानी क्रिया किस समय पर हुई, जैसे आज, कल, परसों, अभी, तुरंत या कोई दिन तारीख, ये आपके हो गए समयवाचक। दूसरा होता है अवधिवाचक। अवधिवाचक यानी
जो एक टाइम पीरियड को बताएं, यानी जो समय अंतराल के बारे में बताएं कि जो क्रिया है वो कब से कब तक हुई, वो समय को थोड़ा सा डिफाइन करें कि इस समय से लेकर इस समय तक क्रिया हुई। जैसे रात भर, वर्षा रात भर हुई, यानी पूरी रात चली, तो ये एक अवधि यानी कि एक टाइम पीरियड की बात कर रहा है। या दिन भर, हमेशा या नित्य, आजकल, इस तरह के जो शब्द हैं, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, समय अंतराल को बताया जा रहा है, वहाँ पर अवधिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और तीसरा होता है बारंबारता या फिर पुनः पुण्यबोधक, यानी ऐसे क्रिया विशेषण जिसमें शब्द बारंबारता, शब्दों की बारंबारता हुई हो, यानी शब्द जो हैं रिपीट हुए हों, या पुनः पुण्य यानी वो पुनः प्रयोग किए गए हों। जैसे घड़ी घड़ी, वह घड़ी घड़ी थक जाता है, यानी वो बार बार थक जाता है। रातों रात, महेश रातों रात भाग गया, यानी भागने की क्रिया रातों रात हुई। तो घड़ी घड़ी, रातों रात, पल पल, सुबह सुबह, इस तरीके जो शब्द होते हैं जिसमें शब्दों का दोहराव होता है, वे आपके बारंबारता या फिर पुनः पुण्यबोधक होते हैं। तो ये था आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें अभी बचता है आपका रीतिवाचक और परिमाणवाचक, जिसको हम अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल इस क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।